अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी मामा की तबीयत कैसी है अब हैदरी भाई? वो घर पर अपने क्रेडिट कार्ड और चेक बुक लेने आया था जब निधि उसके कमरे में आई और पूछा। वो उसको इग्नोर करता हुआ ड्रा से कुछ ढूंढ रहा था। भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ। आपके उसने उसका हाथ पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। क्या मुसीबत है? जब मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा तो जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? उसने चलाते हुए अपना हाथ छुड़वाया। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ आप बड़ी मामा की वजह से परेशान है, मगर मुझे भी तो बताएं इस समय मेरा क्या कसूर है? उसे अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बताओ तुम्हें क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से ही ये सारा फसाद खड़ा हुआ है। काश तुम इस घर में होती ही नहीं। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ तो मरूंगा तो मैं तुम्हारे साथ लेकर ही। उसने झटके से उसे बाजू दबोच कर बेड पर गिराया और खुद वहां से निकल गया। वो खुद को उठाते हुए बाहर की तरफ भागी। जैसे ही पहुंच में पहुंची वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुझे भी जाना है हॉस्पिटल हैदरी भाई। खबरदार, जो तुम अस्पताल आई टांगे तोड़ दूंगा। घर पर हो अपनी और मेरी मामा की जिंदगी की दुआ मांगो, क्योंकि अब हम दोनों की जिंदगियों उनकी सांसों के साथ जुड़ी हुई है। और वो उसे वार्न करता वहां से जा चुका था और वो आंसू बहाती ये सोच रही थी कि कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उसका भाई उससे इतना नाराज है। उसकी बड़ी मामा हॉस्पिटल में है। रात को तुम किधर चले गए थे अजी? तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा तुम्हें? वो इस टाइम एक रेस्टोरेंट में मौजूद था। वेटर सर्व कर चुके थे। बस यार, जरूरी काम निकल आया था। उसने चिकन स्टिक को फोक से उठाते हुए कहा। मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम था। हाँ, तुमसे भी ज्यादा जरूरी, उसने स्टिक चबाते हुए कहा। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें पाकिस्तान में कितनी मिन्नतें और तरले करके बुलवाया है। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो तो जितना हो सकता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। उसे जूस पीते हुए तनबीह कर रहे थे। आहा, रॉन्ग। लेट मी करेक्ट योर हुश फैमिली। मैं यहाँ अपनी मर्जी से अपने बिजनेस के लिए और कुछ पुराने हिसाब बराबर करने आया हूँ। उसने कॉक पीते हुए कहा था। तो मैं ऐसी खुश फैमिली में जी रही हूँ? उसने गुस्से से कहा। ये खुश फैमिलियाँ तुम्हारी खुद की पाली हुई है। हाँ तो कैसे समझाऊं खुद को कि नहीं मानता दिल, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम क्यों इस वजह के पीछे पड़े हुए हो? छोड़कर क्यों नहीं देते उसे? वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते, तो मसला क्या है फिर? आजाद करो खुद को भी और उसे भी। शट अप। मैं उसको छोड़ू या खो दूं, दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। एंड अगेन, डोंट नॉट इन्वॉल्व इन माई लाइफ। यहाँ बैठा तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनना भी मुझ पर लाजम है। और अब नमकीन से अपना मुंह साफ करते हुए साफ लहजे में उसे तनबीह कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे रखो या ना रखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं है। इंगेजमेंट की बात भी तुमने आंटी से की, वो अब बात बदल चुकी थी। नहीं करूंगा, उसने बेजार लहजे में कहा। कब? जब मुझे लगेगा मुझे काली नहीं चाहिए, उसने किसी गैर मेरे नुक्ते पर गौर करते हुए कहा। तुम सुबह कुछ कह रहे थे क्या? उसने पूछा। यही कि कहीं रात गुजारी जाए, रात रंगीनी बनाई जाए। तुम सीरियसली लगता है कि मैं ऐसा कुछ होश में कहूंगा? तुम तो उस टाइम होश में नहीं थे ना? एना ने सवाल पूछा। बड़ी तरह बहका हुआ था यार, उसने हंसत बड़ी आ में कहा। है थी। दिन में ड्रग्स? कसम ले लो जो ड्रग्स ली हुआ। हाय, हलाल नशा क्या था? हलाल नशा किया था। अजीर ने दिल पर हाथ रखा। मैं समझी नहीं, एना ने नासमझी से कहा। उसे पहले उसे समझाता। इसी दौरान उसके मोबाइल पर हादी के कॉल आए। किधर है तू? आज रात क्लब का प्लान था ना? हादी ने पूछा। बस निकल रहा हूँ, जल्दी आ जा। आंखें तरस गई हैं दीदार को, हादी ने चाहते हुए कहा। बकवास ना कर, ये ड्रामे तो अली के साथ लगाया कर। कहते ही उसने कॉल काट दी थी। हादी की कॉल थी। एली ने पूछा। हाँ, हम आज रात एक साथ स्पेंड करने वाले थे। कर तो लिया है, पिछले 3 घंटे से तुम्हारे साथ ही खबर हो रहा हो। अब क्या चाहती हो कि दोस्त छोड़ दो अपने? चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ दो, उसने बेजार होते हुए कहा और बेटों को बिल लाने का इशारा किया। उठो भी या यही रहने का इरादा है? मुझे नहीं जाना, उसने डीट बनते हुए कहा। एज यू विश। अगर तुम्हारी यही भूल है कि मैं तुम्हारी नहरे उठाऊंगा तो उसको अपने जेहन से निकाल दो। वो अपनी गाड़ी की कीस और मोबाइल लेकर बाहर की तरफ चल दिया। अगर मैं तुम्हारी इतनी बकवास सुन लेती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे प्यार करती हो, और तुम मुझे इतना इंसल्ट फील करवाते हो वो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो तकरीबन भागते उसके पीछे चलते हुए बोली। अब आई हो ना तुम पॉइंट की बात पर? वो मुस्कुराते हुए बोला। एना की आंखों में आंसू आए थे। उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गए थे। तुमने डॉक्टर फहीम को इब्राहिम के घर शिफ्ट होने का कहा था। वो टीवी देख रही थी जब अनाबी ने उससे पूछा। ये कहा था क्योंकि मैं अब मजीद रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने चैनल बदलते हुए कहा। उसे कौन नुकसान पहुंचाएगा? उसने उसकी अकल पर मातम किया था। आपका पोता, उसने चबा चबा कर लफ्ज अदा किए थे। और वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छे से जानती हूँ मैं उसे, उनने पुख्ता लहजे में कहा। अपने बड़े बेटे को भी अब अच्छे से जानती थी, फिर भी उन्होंने मेरी मामा की इज्जत को दागदार किया ना, उसे गुस्से से चलाते हुए कहा। वो बेकसूर है, मैं आज भी यही कहूंगी, उन्हें नरम लहजा अपनाया। वो बेकसूर था
آپ کا بیٹا بے قصور ہے تو کیا وہ انسان قصور ہے جو پچھلے 5 سالوں سے اپنی ڈولتی اور ڈوبتی ہوئی سانسوں کا بوجھ اٹھائے بستر مر پر پڑا سسک رہا ہے، یا میں قصوروار ہوں جو پچھلے 5 سال سے ایک گناہ گار باپ کے بیٹے کی ناکام میں ہوں؟ سمجھ سکتی ہیں آپ میری کیا تکلیف؟ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، آپ کو صحیح غلط نظر نہیں آتا۔ اتنا بھی خون سے پیار نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صحیح غلط کے پیمانے سے گر جائے۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے کہا، تم سمجھ سکتی ہو اس ماں کی تکلیف کو جس کے بیٹے نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دے دی؟ سمجھ سکتی ہے اس ماں کی تکلیف کو جس نے پیدا کیا، پڑھایا، لکھایا، بچپن دیکھا اس کی جوانی دیکھی، اس کی اولاد دیکھی اور پھر اس کا جنازہ دیکھا؟ اس نے کیوں مارا اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے موجود اپنوں کی آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دے سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ آگ باہر کسی کی لگائی ہوئی ہے جس میں میرے اپنے جل رہے ہیں، میرے بچے جل رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ میں خدا سے اللہمہ دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے تب تک زندہ رکھے جب تک سچ سامنے نہیں آتا، اور جس دن سچ سامنے آیا نا، اس دن تم دونوں بہت پچھتاؤ گے۔ تم کہتی ہو کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں۔ ارے مجھے بتاؤ فجر کہ میں نے کب ساتھ دیا اس کا؟ 5 سال بعد آج وہ میرے سامنے تھا، میں اس کے آگے بڑھ کر گلے نہیں لگا سکی۔ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے پیار تم نے کیا، مجھے حق تم نے کیا، اور وہ آج نبی بیٹا دیکھتا رہا۔ تم سمجھ سکتی ہو اس تکلیف کو؟ نہیں سمجھ سکتی۔ تم کیا جانو اصل سے زیادہ خود پیارا ہوتا ہے۔ رو رو کر چیخ چیخ کر ان کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ اس کو لگتا ہے کہ باپ کو تمہارے باپ کی بے اعتباری نے خودکشی پر مجبور کیا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری ماں کی عزت داغدہ اس کے باپ نے کیا ہے، تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ اس کے باپ نے کروایا۔ کسی تیسرے کی لگائی آگ میں تم دونوں جل رہی ہو۔ اس تیسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جس نے سکون چھینا، اس گھر کی خوشیاں چھینی؟ آپس میں لڑ لڑ کے مر جانا۔ پہلے بھی تو اسی بے اعتباری کی وجہ سے آگ لگی تھی اس گھر کی خوشیوں کو۔ بولو اب جواب دو۔ وہ روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا نبی، میں خود نہیں ملتی اس سے، آپ نے خود نکالا تھا اسے گھر سے باہر۔ وہ روتے ہوئے چیختی، تمہاری وجہ سے نکالا تھا، تمہارے پیار کی وجہ سے نکالا تھا۔ ہاں تو جب وہ دے رہا تھا طلاق مجھے تو دینے دیتی طلاق، کیوں روکا اسے؟ مجھے ساری زندگی کا پچھتاوا آپ نے دیا۔ وہ حلق کے بال چلائی تھی۔ ایک بار سچ سامنے آ جائے پھر دونوں کا جو بھی فیصلہ ہوا مجھے منظور ہے، اس سے پہلے میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ انہوں نے صوفے پر گرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، جو سچ تھا وہ سب کے سامنے آ گیا 5 سال پہلے۔ اب آپ کو کس سچ کا انتظار ہے؟ آپ بہت بری ہیں انابی، آئی ہیٹ یو۔ وہ نے بے یقینی سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آگئی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ بیڈ پر بیٹھی بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ روتے روتے اس کا ذہن ماضی کی سوچ میں بھٹک گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھو، ان ڈراموں میں نہیں آنے والا ہوں میں۔ اس نے جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا تھا، وہ جو اپنی ماں کی موت اور باپ کے صدمے میں نہ ڈال پڑی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے ایسی؟ انابی اس کی پیچھے سے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ بیچ میں نہ آئے انابی، اس نے اس کا بازو ایسے ہی دبوچا ہوا تھا۔ ہاں مل گیا سکون، تمہیں تمہارے باپ کو، تمہاری مری ماں کو میرے باپ کو مار کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے دکھا دیا تھا، اور اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ تمہارے باپ نے مارا میری ماں کو، میرے باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا، تمہارے باپ کو غیرت نہ آئی اپنی بہنوں جیسی بابی کی عزت نوچتے ہوئے؟ وہ بھی حلق کے بال چلائی تھی۔ درد کی ٹیسے اس کے دماغ سے اٹھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، چٹا، اس نے پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ نازک سی موم کی گڑیا تو تھی وہ، لہرا کر گر گئی اور ٹیبل کے کونے سے سر لگا تھا، خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ عزیز ہوش کرو، مر جائے گی وہ۔ انابی نے اس کی آنکھوں میں اترتے خون سے خوفزدہ ہو کر کہا، مرتی ہے تمہارے، میری زندگی میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے چلاتے ہوئے فیصلہ سنایا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے بیڑیے کے ساتھ نام جوڑنے کا، جو صرف نوچنا جانتے ہیں رشتوں کو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلائی تھی۔ چٹا، ایک اور تھپڑ پڑا تھا اسے۔ بس بکواس بند کرو اپنی، میں تمہیں طلاق۔ چٹا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے لفظ مکمل کرتا انابی نے تھپڑ مارا۔ بس اسلان، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، شکل نہ دکھانا مجھے اپنی آج کے بعد۔ انابی نے چیختے ہوئے کہا، انابی آپ مجھے گھر چھوڑنے کا بول رہی ہیں، مجھے جانے کا بول رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے انابی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ وہ فجر کو گلے سے لگاتے ہوئے چیخ کر بولی، جس کا چہرہ خون سے تر تھا، ترسیں گی آپ ازلان حیدر شاہ کی شکل کو دیکھنے کو، سمجھیے گا کہ بیٹے کے ساتھ پوتا بھی مر گیا۔ وہ کہتا ہوا جیسے ہی مڑا، دروازے کے بیچوں بیچ ماں اور بہن کو دیکھ کر رک گیا۔ ماما، باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، 10 منٹ کے اندر مجھے آپ دونوں باہر چاہیے، اور ہاں اس گھر کی کوئی بھی چیز آپ ساتھ نہیں لیں گی، اور اگر 10 منٹ میں باہر نہ آئی تو میں سمجھوں گا میری ماں اور بہن نے بھی مجھے مار دیا۔ اور پھر وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر لندن چلا گیا، بغیر کچھ لیے، اپنی محنت سے نام بنایا۔ وہ انابی کو اچھے سے بتا چکا تھا کہ ان کے خاندان کے نام کے استعمال کے بغیر بھی اپنا نام بنانا جانتا ہے۔ ازلان حیدر شاہ، تم بہت بری ہو، آری بار بھی اذیت دی ہے، ابھی ملے تو زہم دیے، تم بس زہم دینا جانتے ہو، مرم رکھنا نہیں۔
कितनी देर वो बे आवाज आंसू से रोती रही। दरवाजे ने दस्तक ने उसके सोचों के इर्तिकाज को तोड़ा। जी बेटा, इब्राहिम बेटे को लेकर आए आप, वो आ जाए। लेकर आए हैं आप, आ जाए। असफा हाला ने बाहर से इतला दी थी। जी हाला आप चले, मैं आती हूँ। वो तीनों ऑपरेशन थिएटर के बाद खड़े हुए। पिछले कई घंटों से डॉक्टर के बाहर आने कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था। किशमिश की आंखें रोड़ों को सूझ के थी। अचानक लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर निकला। मुबारक हो यंग मैन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, मगर अभी भी 24 घंटे क्रिटिकल है, आप दुआ करें। डॉक्टर ने हथेली का कांधा थपथपाते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा और चला गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तीनों ने यक जुबान कहा था और तीनों ने दूसरे के कांधे के साथ लगे कितनी देर रोते रहे थे। तो ऐनक के साथ आना जब मैंने कॉल की। हादी ने असलान को मशकूक नजर से देखते हुए पूछा। हाँ। उसे सिगरेट की राख एश ट्रे में गिराते हुए कहा। तुम फजर के साथ क्यों काढ़े हो ये सब? अली ने झंझोड़ते हुए कहा। पता नहीं, मुतसर जवाब आया। किसी बात का पता भी है तुझे? हादी सिगरेट सुलगाते हुए कह रहा था। देख अजी, जो कुछ हुआ उसमें फजर का कोई कसूर नहीं है, प्लीज ना रोल उसकी जिंदगी को ऐसे। अगर वो मुझसे नाराज है तेरी वजह से। अली ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। ओए, क्यों नाराज किया मेरी बहन को तूने? हादी ने सिगरेट का धुआं अली के मुंह पर छोड़ते हुए कहा। घटिया इंसान, बड़े काली से, मेरे सर में दर्द होता है उसकी स्मेल से। कितनी बार बोला है कि ये सस्ता नश्ता अपने अपने घरों में क्या करो? अली ने खांसते हुए कहा। अच्छा मेरी नाजुक हसीना। हादी ने उसे आंख मारते हुए छेड़ा। रहना तुम छछोड़े के छछोड़े। अली ने चिढ़ते हुए कहा। चल बता, क्यों नाराज किया है फजर को? यार, वो अजलान की अपडेट मांग रही थी और मैंने उसे कहा था कि वो अगले 10 सालों तक भी आने का इरादा नहीं रखता। और ये उसी रात आ टपका और एयरपोर्ट पर आकर मुझे फोन खड़का दिया कि लेने आ जाओ, जैसे मैं तुम दोनों का नौकर हूँ। और वो उस दिन से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है। उसने गुस्से से कहा। और इधर हादी और अजलान के उसके बस फलक शिकाफ कह के गुंजे। मनूसो, तुम दोनों हो ही बेगैरत। 100 कमीना मरा होगा तो तुम दोनों का जन्म हुआ होगा। उसके कहकोबा गुस्सा करते हुए बोला। अच्छा ना जाने मन, नाराज नहीं होते, गुस्से में तुम और प्यारे लगते हो, दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं। हादिर ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा। यार असलान, इसका चेकअप करवा ले टाइम से, मुझे इसका सिस्टम खराब लगता है। अली ने असलान को कहा। कसूर उसका नहीं है, हाय तुम चीज ही ऐसी हो, कंट्रोल ही नहीं होता। असलान ने अली को आंख मारते हुए कहा। मरो तुम यहाँ, मैं जा रहा हूँ। वो चिढ़ते हुए उठा था। हाय, एक तो गुस्सा, ऊपर से गुस्से में ये बीवी वाले लहरे, किस किस अदा पर कुर्बान जाए। हादी ने उसे पास बिठाते हुए कहा। तू फिक्र ना कर, तेरी बीवी को बता दूंगा तेरे ठर्ट के बारे में, बल्कि मैंने तो वीडियोस भी बनाकर रखी हुई है। उसको बोलूंगा कि बहन इसका सिस्टम ड्यूल है, चेक करवा ले पहले, नहीं तो अपनी जिंदगी खराब करने का रिस्क नहीं ले। उसे जिद होते हुए कहा। पॉइंट है उसकी बात में। अजला ने कहका लगाते हुए कहा। उससे पहले कि हादी कोई बोंगी छोड़ता, उसके फोन पर बजने वाले बैल ने उसे पिता मतवजो किया। फजर कॉलिंग। तीनों ने एक साथ हैरानी से फोन को देखा। यार उठा फोन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अजला ने परेशानी से कहा। ओ। हादी और अली ने एक साथ कहा। कॉल उठा हादी। अजला ने कहा। वालेकुम सलाम। हाँ फजर बोलो, हैरियत? अच्छा हाँ, मैं बस तुम्हें सेंड करता हूँ। हाँ मैं वापस आ गया हूँ। अनाबी को सलाम देना, मैं और अली लगाएंगे चक्कर। अच्छा, नहीं लेकर आता अली को। ओके, अल्लाह हाफिज। देखा, वो मुझसे बहुत नाराज है। अली ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। डॉक्टर रजा का नंबर मांग रही थी। अजला ने कहा। तुझे कैसे पता? हादी ने हैरान होते हुए पूछा। उसने अपने बाप को घर शिफ्ट करवा लिया है, वो समझती है कि ऐसे वो उसे बचा लेगी मुझसे। उससे इस्तजा या हंसते हुए कहा। वो तुम्हारे चचा है अजी? अली ने कहा। वो मेरे बाप का कातिल है, उसे सर मैरते जवाब दिया। उन दोनों ने तासुस की तरफ देखा। वैसे थोड़ी देर पहले बड़ी फिक्र हो रही थी तुझे उसकी, तुझे कैसे पता उसे बुखार है? हादी ने सवाल किया। उसके चेहरे को हाथ लगाया तो फील हुआ था। उसने जवाब दिया। क्यों लगाया था? फिर मारा तूने उसको? अली ने गुस्सा हुआ। चाया नहीं था, छुआ नहीं था यार, पेस्ट्री बनी फिर से घूम रही थी। बंदा बशर हूँ, ईमान डिगमगा सकता है मेरा भी, बस लिपस्टिक साफ करने गया था पास। अज़ा ने कांधे से उछालते हुए कहा। हाँ पता है हमें। हादी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अजीज रुखसती करवा कर घर ले जा यार, ना मजाक बना अपनी ना उसकी जिंदगी का। अन्य से समझाना चाह। रुखसत तो होंगी एक साथ, पहले वो और फिर मैं। एक बार उसके बाप को मारूंगा, फिर पहले उसे मारूंगा और बाद में खुद को। किसी कुत्ते के लिए छोड़ूंगा नहीं, ना अपने जीते जी ना मरने के बाद। उसकी हर सांस पर, उसके हाड़ के बालों से लेकर पाँव के नाखून पर सिर्फ और सिर्फ अजलान हदशा का हक है। उसने पुख्ता लहजे में कहा। और इन दोनों को वह इस वक्त बेहद जुनूनी लगा। ये दो नर्सिस है, मेरे ख्याल से ये बहुत है। डॉक्टर फहीम ने कहा। ये रिस्पॉन्सिबल तो है ना, मैं बाबा को लेकर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बेटा, देयर आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उन्हें हंसते हुए कहा। ठीक है, थैंक यू अंकल। उसने शुक्रिया अदा किया।
आइए आपको बाहर तक छोड़ा। उनके साथ चलते हुए कहने लगी। वह रूम में वापस आई थी जहाँ अनाबी इब्राहिम के पास बैठी हुई थी। अनाबी, इस रूम में कैमरेस लगवा दिया ना, और साउंड सिस्टम भी, इस रूम के कैमरेस और साउंड सिस्टम आपकी और मेरे रूम के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा एक बंदा हाइड किया है जिसे रूम में होने वाली हर हरकत पर, हर बात पर नजर रखेगा, और आप दोनों पर भी। और अब उसने पास खड़ी हुई नर्सिस को मुखातब किया। किससे खतरा है तुम्हें? अपने शोहर से। उन्होंने उसकी अकल पर मुखातब किया। मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, उसे दो टोक लहजे में कहा। वो उठकर बाहर चली गई थी। जानती थी कि अब बहस करना फजूल है उससे। आप दोनों भी कुछ देर बाहर चली जाए। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद बाबा। उसे नर्सिस को भी बाहर भेज दिया था और अब उनके पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में ले रहे थे। अब वो उनके बालों में हाथ फेरे थी। अब नाराज है ना मुझसे? होना भी चाहिए। मामा के काका का बेटा आजाद घूम रहा है और मैं अभी तक कुछ नहीं कर सकी। बट डोंट वरी बाबा, आपकी बेटी सारे हिसाब बराबर करेगी। जैसे आप तड़प रही है ना, वो भी तड़पेगा। वादा है ये मेरा आपसे। उसने आंसू को साफ करते हुए कहा। अब वो अपने बाप के आंसू साफ कर थे। बस बहुत रो लिया हमने, अब रुलाने की बारी है, अब तड़पने की बारी है अजलान हैदर शाह की। और बेचारे इब्राहिम साहब बेटी की बात सुनकर ये भी ना कह सकते थे कि वो जो भी करने जा रही है गलत है। डाटा के मुताबिक वो सब कुछ सुन सकते थे। वो काफी देर उनके पास बैठी बातें करती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। रूम में जाकर पहले वॉशरूम गई। आंखों पर चिपकियां मारी पानी की। आंखें रोने की वजह से काफी सूज गई थी। अब वो स्लीपिंग सूट लेने अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन अलमारी की हालत देखकर उसका पारा हाई हो गया था। पूरी अलमारी रंग बिरंगे, पूरी आस्तीन के फ्रॉक, चूड़ीदार पजामों और बड़े बड़े दुपट्टे से बड़ी हुई थी। उसने जूते वाले रैक में नजर डाली तो वहां उसकी हाई हील्स गायब थी और खुशों की फ्लैट चप्पल्स और सैंडल्स की भरमार थी। व्हाट द हेल, उसे गुस्से से कहा। असवा हला, वो गुस्से से चलाए। क्यों बुला रही हो उनको? उसके पीछे खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? वो पहले तो डर कर पूरा कांपी थी, फिर अपनी हिम्मत जमा करके उसने पूछा। ऐसे उसके सामने आकर बोला। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और रूम लॉक किया। क्या कर रही हो? उसे खौफ आया था। फिलहाल ये बताने और समझाने आया हूँ। जितने मर्जी पहरे बिठा लो, पाबंदियां लगा लो, जब तुम्हारी और तुम्हारे बाप की मौत मेरे हाथों में लिखी हुई है, बच नहीं पाओगे दोनों। उसे उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। शट, उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि असलान ने झटके से उसका बाजू मोड़कर उसकी कमर के पीछे किया, उसकी कमर अपने सीने से लगाई। अब उस पोजीशन में चलाते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने लाया। यू शट अप, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी और अहम बात जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ वो ये कि आज से तुम इसी वार्डरोब को फॉलो करोगी। और हाँ, सोफे पर इन ड्रेसेस से मैचिंग बैग्स पड़े हुए हैं। रोज सुबह ऑफिस में तुम्हें इसी हुलिये में देखो, फ्रॉक, बैग्स और खुसा। एक बात और, ज्वेलरी वेयर नहीं करोगे, मुझे पसंद नहीं है। गॉट इट? कहते हुए उसके कान की लो को चुम्मा। वो पूरा हिल गई थी, पूरी तरह से कांपी थी। हाँ हाँ हाँ, हर हड़बा है ना तुम्हारे पास मुझे बहकाने का। उसने उसके कान के पास सरगोशी की थी। तुम छोड़, मुझे ये भी बता दो कि सांस कैसे लेना है। वो चिल्लाई थी। चलो बैठ पर तफसील से समझाऊंगा। वो उसे खुद से आजादी देते हुए जोरमैन अंदाज में बोला था। दफा हो जाओ यहाँ से, उसे दिक्कत देते हुए बोली। ची ची ची, जरा तमीज नहीं है, शोर से ऐसे बात करते हैं। उसे सिगरेट जलाई। निकलो यहाँ से, ये तमाशे अपने घर जाके करना। उसे सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम शायद भूल रही हो फजर इब्राहिम शाह, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस घर पर मेरा तुमसे ज्यादा हक है। उसे उसकी आंखों में देते हुए कहा। चलो शाबाश, यहाँ आओ मेरे पास। उसे अपने पास बुलाया। तुम दफा हो रही हो या नहीं? अनाबी, उसे आवाज दी। कोई फायदा नहीं है, सब सो रहे हैं। वो चलते उसके पास आया। तुम रोई हो? अजला ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुमसे मतलब? उसने उसको इग्नोर किया। बस रुला लिया और रोना बाकी है। उसे उसके पास पीछे खड़े होते हुए कहा। जब तक मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। फजर ने डुडुबाती हुई आंखों से कहा। उसे उसको खींच कर अपने सीने से पूरी जान से लगाया। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो उसे। लग रहा है कि इसे सांस नहीं आएगी। डिस्टर्ब ना करो, थक गया हूँ, सुकून चाहिए थोड़ी देर। उसे खुद में बीते हुए खड़ा था। बहुत तकलीफ दिया तुमने मुझे, अब तुम्हारी बारी। हर रात अजियत की काटी है। वो अब उसे खुद से अल्लाह करते हुए कह रहा था। चलता हूँ। उसे उसकी पेशानी चूमी और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। और वो उसको हक्का बक्का जाते हुए देख रही थी। यानी वो किसी चोर दरवाजे से नहीं दाल हुआ था तो किसी ने तो देखा होगा ना। वो अभी सी कशमकश में थी कि फोन की बेल ने उसे तरफ मतवजो किया। किसी अननोन नंबर से मैसेज था। उसने खोलकर पढ़ा। मैं कैसे आया, कहाँ से आया, इस समय दिमाग न खपाओ। मैं अजलान हैदर शाह हूँ, कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। उसे मैसेज पढ़कर मोबाइल बेड पर पढ़ा और अब सोने के लिए लेट गई। इतनी करवटें लेने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो अभी भी उसके पास है। झंझनाते हुए वो उठकर बैठ गए थे। टू टू मैसेज टू ने उसका ध्यान खींचा। उसे ना चाहते हुए भी मैसेज ओपन किया। सो जाओ, क्यों डर रही हो? नहीं आता, अब अपने घर में हूँ मैं।
آنے کا ارادہ نہیں تھا آج بھی، بس تمہیں تمہاری سیکیورٹی کی اوقات دکھانے آیا تھا۔ مزہ آیا دچیاں اڑاتے دیکھ کر۔ فجر کا خون کھول اٹھا تھا میسج پڑھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل واپس رکھتی، ایک اور میسج اسے چرا رہا تھا۔ اس نے بھی اس کو اوپن کیا تھا۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کی سمجھ نہ آ سکے، میں وہ ایک مشتعل غبار ہوں۔ اس میسج کو پڑھ کر فجر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے موبائل آف کرنے کے لیے سیٹ پر پڑکا، آنکھیں بند کر لی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب سو نہیں سکے گی۔